अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो शुरुआत में आपने भी बहुत सारे फंड अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न देखकर ऐड कर लिया होगा और आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि हमें कितने फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां हर नए इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखने चाहिए। क्या 2 फंड्स काफ़ी है? क्या 10 लेना बेटर है? और क्या हर लाइफ में नए फाइनेंशियल गोल के लिए हमें एक नया फंड ऐड करना चाहिए? तो आज के वीडियो में हम ये सब क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जितने ज़्यादा फंड्स होंगे, उतना ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन मिलेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप सिमिलर कैटेगरीज़ के 7 या 8 फंड ले रहे हैं, जैसे 4 लार्ज कैप ले रहे हैं आप सिमिलर कैटेगरीज़ के और 3 मिड कैप या फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं, तो वो एक्चुअल में डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं होती, वो डुप्लीकेशन होता है। सब म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपका पोर्टफोलियो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपके पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग में भी प्रॉब्लम होता है, रिटर्न्स भी आप अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और टैक्स प्लानिंग में अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी मुश्किल आती है। तो रूल ये है कि आप स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन करें, नॉट रैंडम डुप्लीकेशन। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि कई बार लोग 3 अलग फंड्स लेते हैं लेकिन उनमें सेम स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने लार्ज कैप कैटेगरीज़ का फंड लिया हुआ है तो उसमें 3 फंड्स ले लिया है, उसमें आपको सेम में आपको रिलायंस दिखेगा, एचडीएफसी दिखेगा, इन्फोसिस दिखेगा, टीसीएस दिखेगा। तो आपको लगता है कि आप डाइवर्सिफाइड हो, लेकिन रियलिटी में आपका पैसा एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है। और अगर वो पर्टिकुलर से स्टॉक्स अगर गिर गए तो आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी उससे अफ़ेक्ट होगा और वो भी डाउन होगा। इसलिए फंड्स ओवरलैप चेक करना ज़रूरी है। आप टूल्स जैसे पोर्टफोलियो ओवरलैप कैलकुलेटर से यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें कौन-कौन से फंड्स हैं जो एक-दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं। और अगर ये 30% से ज़्यादा है तो फिर आपको करेक्शन की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है? अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखने चाहिए। तो एक बिगिनर या मॉडरेट लेवल इन्वेस्टर्स के लिए 3 से 5 म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जिसमें एक आप लार्ज कैप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, ठीक है? अब वोलेटाइल काफ़ी कम होता है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं आएगा अगर छोटा-मोटा मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है तो। सेकंड आप एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, इसमें फंड्स मैनेजर को फ्रीडम होता है कि वो चाहे तो लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में जहाँ पे भी उसको मार्केट में अपॉर्च्युनिटी दिखे, वहाँ पे वो फंड को शिफ्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और अभी रिसेंट टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ये एक फ्लेक्सी कैप तो आपके फंड्स में होना ही चाहिए। सेकंड में बात करते हैं कि स्मॉल कैप या मिड कैप, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप 5 से 10 साल या फिर 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये फंड्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स दे सकता है आपके पोर्टफोलियो को। फोर्थ में डेट फंड, ये पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी देता है, इमरजेंसी कॉर्पस या शॉर्ट टर्म गोल के लिए यूज़फुल है। या अगर आपके पास पैसे हैं और अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो उस टाइम पे बेटर होगा कि आप पैसे इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय आप अपने पैसों को डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर दें। और जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन आए, तो फिर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको शिफ्ट कर दें डेट से आप इक्विटी में, तो आपको पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न आएगा। फिफ्थ में है ईएलएसएस या हाइब्रिड फंड। अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो आप ईएलएसएस फंड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन आप में को अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख तक आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है एटीसी के तहत। और इसका लॉकिंग पीरियड भी सिर्फ 3 साल का ही होता है। या फिर आप हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स में छूट नहीं चाहते तो आप हाइब्रिड फंड में भी आप जा सकते हैं, जहाँ पे डेट और इक्विटी का मिक्स होता है। यहाँ पे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा और आपको यहाँ पे एक स्टेबल आपका पोर्टफोलियो भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें डेट और इक्विटी का मिक्स होता है। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता भी तो यहाँ पे आपको ज़्यादा करेक्शन दिखेगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कब हमें नया कोई फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। हर नया गोल के लिए आने पर लोग सोचते हैं कि एक नया म्यूचुअल फंड ले लेना चाहिए, लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग फंड आपके गोल के लिए परफेक्ट नहीं है,
नया फंड तभी आपको ऐड करना चाहिए जब आपको लगे कि जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्जिस्टिंग फंड का बिल्कुल अलग है, राइट? जैसे कोई या फिर आप कोई अलग एक्सपोज़र चाहते हैं, जैसे इंटरनेशनल में, सेक्टरल या थीमेटिक्स फंड में, या आपका एग्जिस्टिंग फंड कंसिस्टेंट परफ़ॉर्म नहीं कर रहा हो, या आप एक्टिवली अपना एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करना चाहते हो। जब तक क्लियर ना हो तब तक आपको कोई नया फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स लेना एक बार का काम नहीं है, उसको रिव्यू करना भी उतना ही ज़रूरी है। हर 6 महीने या साल में अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। अगर आपके पास 7 से 10 फंड्स हैं और उसमें से 2 से 3 सेम कैटेगरीज़ के सिमिलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कंसोलिडेट करना सही रहेगा। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 3 लार्ज कैप फंड्स हैं और सबका पोर्टफोलियो ओवरलैप करता है, तो बेस्ट परफॉर्मर को रखें, बाकी के 2 को स्विच करें या रिडीम करके पोर्टफोलियो सिम्प्लीफाई करें। सिंपल पोर्टफोलियो इक्वल टू ईज़ी टू ट्रैक प्लस ईज़ी टू रिबैलेंस प्लस बेटर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। तो दोस्तों, शॉर्ट और ये क्लियर आंसर है कि 3 से 5 म्यूचुअल फंड सफिशिएंट है एक वेल डाइवर्सिफाइड, ईज़ी टू मैनेज और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कन्फ्यूज़न लाता है, रिटर्न नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।